नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग जो प्राचीन भारत पढ़ रहे थे, तो उसके नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, जो प्राचीन भारत होता है उसमें आपको 11 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक चैप्टर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, दूसरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोत। ओके, देखिए जितने भी चैप्टर मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, ये तो है ऑब्जेक्टिव और ये है सारे प्रीवियस ईयर के। ऊपर से मैं क्या है, एक नोट्स भी आपको प्रोवाइड करता हूँ जहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रटवाऊंगा नहीं आपको। आपको उसका डिटेल भी मैं आपको दूंगा और ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। और ये देखिए जो कंटेंट है ना, आप एसएससी से लेकर के यूपी पीसीएस एंड आईएएस तक को टारगेट आप कर सकते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस का तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। और रही बात यूपीएससी की, जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है उसमें 70% ये मेरा कंटेंट कवर करेगा। बाकी 30% के लिए थोड़ा सा और चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें देखिए करंट अफेयर्स वगैरह और भी चीज़ें आती हैं, तो आपको 30% अलग से कवर करना पड़ेगा, लेकिन 70% कवर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं ऐतिहासिक स्रोत में आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। चार ऑप्शन दिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए ये जो ऋग्वेद है ना, तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखते हैं। देखिए ऋग्वेद से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या होती है वो होती है 10। और एक क्वेश्चन और पूछता है ऋग्वेद में सूक्ति कितनी है, तो वो होता है 1028। और एक और पूछता है ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी होती हैं, तो वो होता है 10,462। ओके, और 3 ऑप्शन और है, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। चलिए थोड़ा और डिस्क्राइब इसको करते हैं। देखिए यजुर्वेद की बात करते हैं। देखिए यजुर्वेद में क्या है, इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। ठीक है ना, और एक एक पॉइंट और है। देखिए यजुर्वेद यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, और अथर्ववेद की बात की जाए, सामवेद, तो सामवेद के बारे में देखिए आप पढ़े होंगे। देखिए सामवेद की बात आती है तो देखिए सामवेद में भी पूछा जाता है कि सामवेद में कितने सूक्ति होते हैं। जैसे अगर ऋग्वेद में पूछेगा तो आप 1028 बताएंगे, और यदि मान लीजिए सामवेद में पूछ दिया कि सूक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1810 होता है। और एक पॉइंट और पूछा जाता है कि किसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, और देखिए अथर्ववेद की बात की जाए, देखिए एक यहाँ पे नोट्स बना लीजिएगा। ये जो अथर्ववेद दे रहा है, देखिए क्वेश्चन आपसे अभी क्या कहा है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो देखिए सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, लेकिन यदि पूछ देगा कि सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, ये दो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ठीक है, इतना क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ऐसे ही आप देखिए क्वेश्चन थोड़ा डिफाइन करके पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनेंगे, और जितना ये पॉइंट्स मैं करा रहा हूँ सब पूछे गए हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। तो देखिए जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है ना, ये बौद्धों का है। देखिए ऑप्शन ये सही कर लीजिएगा। कह रहा त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो ये त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। और देखिए बौद्धों के त्रिरत्न कौन कौन से थे, एक था आपका बौद्ध, दूसरा था धम्म, तीसरा था संघ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जातक किसका ग्रंथ है, वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का, शौ का। तो देखिए जातक ना बौद्ध का ग्रंथ है। ओके, तो सी सही कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहा था जातक किसका ग्रंथ है, तो देखिए बौद्धों का है ग्रंथ। जातक जो है बौद्धों का ग्रंथ है। ठीक है, देखिए लूसेंट में जब आप पढ़ेंगे ना, तो जब आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से वहाँ लिखा गया है कि जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि
बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, ये बातें कही गई है बौद्ध वाले चैप्टर में। ठीक है, जब आप पढ़िएगा तो ये चीज़ें आपको मिलेगा। तो जातक वैसे ही रिलेटेड है आपका बौद्ध से। ठीक है, आप लूसेंट यदि आप पढ़ते हैं थोड़ा सा हिसाब से तो आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाते। लेकिन आप लोग क्या है कि बैलों के तरीके बस आप पढ़ते रहते हो, जो ज़रूरत है वो भी, जो नहीं ज़रूरत है वो भी आप पढ़ते रहते हो। इसलिए एक टाइम ऐसा आता है कि किताब छूने का मन ही नहीं होता है। आपको बेस्ट से बेस्ट नोट चाहिए, 25 रुपीज़ का मैं प्रोवाइड करता हूँ और 1000 उसमें शॉर्ट ट्रिक है जीके का। यदि आप वो पढ़ते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को आप इजीली वे में बना पाएंगे। 1000 ट्रिक है लेकिन उससे 5000 क्वेश्चन आप बना पाएंगे। यदि वो पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स कीजिए, वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप होशियार हैं, फेसबुक व्हाट्सअप चलाना है तो 199 का या 299 का रिचार्ज आप करा लेंगे, लेकिन 25 रुपये का पीडीएफ आप नहीं लेंगे जो आपके लाइफ को सिक्योर कर सकता है। ठीक है, यहाँ बहुत लिमिटेड लोग देखते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि मिलिंद मिलिंद प्लहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन दिया है आपका नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा, नागसेन। तो ये ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, ये नागसेन होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स आया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो देखिए ऑप्शन बी सही होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चलिए अब देखते हैं। देखिए कौटिल्य की बात आई है तो इसके बारे में आप जान लीजिए। अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आज सीख लीजिए। देखिए कौटिल्य, देखिए किसको कहा जाता है? जो चाणक्य है ना, उन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है। ठीक है, चाणक्य को आप दो नाम से जानते हैं, एक कौटिल्य और एक है आपका विष्णुगुप्त। ये दोनों क्या है, चाणक्य का ही नाम है। ठीक है, देखिए चाणक्य की एक पुस्तक का नाम बता दीजिए। तो चाणक्य की एक पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है ना, अर्थशास्त्र। और एक पॉइंट्स बता देते हैं चाणक्य के बारे में। इनको देखिए राजनीतिक नीतियों का बादशाह कहा जाता है, चाणक्य को। ठीक है, देखिए चाणक्य ने ही जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको, जो चंद्रगुप्त मौर्य से एक बार क्या वो लड़ाई हुआ था घनानंद से, तो चाणक्य ने ही, जो चाणक्य थे इन्हीं की नीतियों के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य चले थे, तब जाके घनानंद को हरा पाए थे। ठीक है, आप लूसेंट में पढ़ेंगे तो इस तरीके से चीज़ें पढ़ने को मिलेगा आपको कि घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रथम प्रधानमंत्री बना। ठीक है, देखिए जब चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हरा दिया था तो तुरंत चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बना दिया था। ठीक है ना, इससे इतना क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कह रहा है कि आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, या धार्मिक जीवन, या सामाजिक जीवन। अभी देखिए इसके पहले मैं आपको डिटेल बताया था कि कौटिल्य को राजनीतिक नीतियों का बादशाह कहा जाता था। ठीक है ना, तो देखिए कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है, राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, तो ये बी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कलहड़ की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, रजत रंगड़ी। तो देख लेते हैं। तो देखिए डी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। कलहड़ की पुस्तिका का क्या नाम था? रजत रंगड़ी। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और देखिए अर्थशास्त्र के बारे में भी मैं एजिटेशन थोड़ा सा हो रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, कंटिन्यू बोलना पड़ता है ना। देखिए जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, अभी इसके बारे में आप पढ़े हैं ना कि अर्थशास्त्र कौन लिखा था? चाणक्य जी ने लिखा था। और इंडिका किसकी है? देखिए जो इंडिका है ना, ये एक विदेशी यात्री था मेगास्थनीज, उसी की पुस्तक है। और देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले भारत में कौन विदेशी यात्री आया था? तो देखिए सबसे पहले विदेशी यात्री जो आया था ना वो मेगास्थनीज था। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन और पूछता है,
विदेशी यात्री की बात हो रही है तो देखिए, यदि विदेशी यात्री की बात कहेगा तो आप मेगास्थनीज को मार सकते हैं कि सबसे पहले भारत में ये आया था। लेकिन दूसरे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चीनी यात्री है जो भारत सबसे पहले कौन चीनी यात्री है जो भारत भारत में सबसे पहले आया था? तो वो था आपका फाहियान। और ये भी पूछता है किसके शासनकाल में फाहियान आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में फाहियान आया था। ठीक है ना? चलिए, इससे इतना क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, सीधी सी बात है, जो अष्टाध्यायी है ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बी ऑप्शन आप सही कर लीजिए। तो बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कालिदास द्वारा रचित मालवी का मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक था उसका नायक कौन था? तो देखिए, इसका नाटक जब आप लूसेंट में पढ़ेंगे तो पढ़ने को मिलेगा, वो अग्निमित्र था उसका नायक। ठीक है ना? तो सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई? तो सीधी सी बात है, जो हर्षचरित्र की एक पुस्तक थी वो थी बाणभट्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन आया है, ये तो आप जान गए कि हर्षचरित्र की एक पुस्तक का क्या नाम था? बाणभट्ट। सॉरी, देखिए मैं उल्टा बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, सॉरी। देखिए, जो बाणभट्ट की पुस्तक का क्या नाम था? हर्षचरित्र था। ठीक है ना? बाणभट्ट तो लेखक है ना। ठीक है, उसी तरीके कालिदास का देख लेते हैं। अभी ऑप्शन ए में देखिए दिया है कालिदास। तो देखिए, कालिदास की कुछ पुस्तक थी, जैसे कुमार संभवम था, रघुवंशम था, अभिज्ञान शाकुंतलम था, मेघदूत था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया फ्रेंड। जितना भी मैं डिटेल बता रहा हूँ आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और आप फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जीके का। मैं लिख के दे रहा हूँ 101%। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए, जो मैं आपको बोला हूँ कि 1000 ट्रिक्स बनाइए और उससे 5000 क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, आपसे मैं कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, कि कैसे उस पीडीएफ को लेना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? कौन कौन दे रहा है? मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग। तो देखिए, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको इसके पहले कराया था। ठीक है ना? इसीलिए कहते हैं जब आप डिटेल आप पढ़ोगे ना तो एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आया था, इन सब के बारे में डिस्क्राइब कर दिया था, आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो इसमें कितने लोग मेगास्थनीज मारेंगे, कितने जो फाहियान मारेंगे। क्योंकि देखिए, जो फाहियान है ये चीनी यात्री है। ठीक है ना? हेनसांग भी चीनी यात्री है, इत्सिंग भी क्या चीनी यात्री है, लेकिन मेगास्थनीज चीनी नहीं है। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या है, भारत का जो दौरा किया था वो मेगास्थनीज किया था। 19 का ए, सॉरी 19 कह रहा हूँ, ये ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए, नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग ये चीनी यात्री थे। तो देखिए, विदेशी तो ये भी हैं, विदेशी ये भी हैं। ठीक है ना? लेकिन भाई, विदेशी दोनों लोग हैं, लेकिन सबसे पहले मेगास्थनीज आया था। ठीक है, अब आपके लिए टेस्ट है, आपको बताना है कि मेगास्थनीज किस देश का था, यूनान का था कि चीन का था कि कहाँ का था। आपके लिए टेस्ट है, ये कमेंट जरूर आप कीजिएगा कि मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ओके, देखिए इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। देखिए, डी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। मेगास्थनीज का जो पुस्तक मतलब मेगास्थनीज कौन सी पुस्तक लिखा था? इंडिका पुस्तक लिखा था। और देखिए, अर्थशास्त्र आ रहा है, तो अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? चाणक्य है। अब देखिए, ऋग्वेद की बात आ रही है, तो ऋग्वेद से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। ठीक है, इतना क्वेश्चन इससे बन जाएगा। ऐसे आप रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आप क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे, जैसे मैथमेटिक्स को आप बनाते हैं। मैं किसी का कॉपी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है सेम उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। और एक भी क्वेश्चन फ्रेंड बाहर जाए
तो जो कहिएगा वो मैं हार जाऊँगा, ठीक है ना। तो पीडीएफ फ्रेंड्स लेना होगा तो मैं तो कहूँगा कि वो पीडीएफ आप ज़रूर ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन, बर्मा। देखिए इसके बारे में कितनी बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि फाहियान ही वह पहला व्यक्ति था जो भारत में सबसे पहले आया था, ठीक है, यात्रा पे। लेकिन ये चीनी था, ठीक है ना। चीनी की बात करेगा तब आप फाहियान मानिएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 24 का सी सही है। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए 24 में बोल रहा हूँ, चीन होगा ये ऑप्शन, ठीक ना। सी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ओके, देखिए इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले चीनी यात्री कौन भारत आया था? वो था फाहियान। किसके शासनकाल में आया था? तो वो था चंद्रगुप्त। लेकिन सॉरी, मैं यहाँ वहाँ पे ये नहीं मेंशन किया था कि चंद्रगुप्त प्रथम थे कि द्वितीय थे, ठीक है। देखिए जो फाहियान आया था ना, चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में भारत आया था। ओके, तो 25 ये डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए लाइक यहाँ रुकना नहीं चाहिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और फ्री में इस तरीके कंटेंट यदि आपको मिले फ्रेंड्स तो इसको शेयर जरूर आप लोग किया कीजिए, ताकि ये कंटेंट मैं कंटिन्यू प्रोवाइड करता रहूँ। और फ्रेंड्स देखिए लाइक यदि नहीं आएगा, अधिक से अधिक लोग नहीं यहाँ पे वीडियो पे आएंगे, तो कैसे वीडियो मैं प्रोवाइड कर पाऊँगा। आप बस विश्वास कीजिए और कंटेंट को आप देखते चले जाइए। जीके का पूरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, मैं ये कह रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन बाहर हो जाए तो बताइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो देखिए हेनसांग था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दो, चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएगा। चलिए ये डिटेल देख लीजिए, भी आपको पता चल जाएगा। देखिए देखिए सबसे पहले फाहियान आया था, ठीक है। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में। चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन तो यही पूछ रहा था ना कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वो था हेनसांग। और ये जितने भी लोग हैं चीनी हैं, ये नोट्स बना के आप लिख लीजिएगा। चलिए आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है। कह रहा है कि अल्बेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो देखिए आप लूसेंट आप पढ़िएगा, जो अल्बेरूनी था ना, वो मोहम्मद गजनवी के शासन काल में इतिहासकार था, ठीक है। तो ए ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, मोहम्मद गजनवी होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो देखिए जो यात्री इब्न बतूता था वो मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है ना, मोरक्को से आया था। तो ए ऑप्शन सही कर लीजिएगा, इसको ए ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, तो देखिए अभी इसको हम लोग पढ़े थे। जो इब्न बतूता था कहाँ का था? मोरक्को का था। और किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है ना। ये मोहम्मद बिन तुगलक होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट आपका ये कह रहा है ना कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? देखिए आप सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में एकदम डिटेल पढ़ने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सिंधु सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या कहा था, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो था वो दयाराम साहनी था। चलिए अब सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। सिंधु सभ्यता की बात आई है तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को ही सबसे पहली बात यह है कि सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, ये कंफर्म हो जाइए। ये अलग अलग नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता अलग है, सिंधु सभ्यता अलग है। ठीक है, अब खोज पे आइए कि क्वेश्चन ये अभी पूछा था ना, यहाँ पे कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन किया था। तो ये किए थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कब किए थे, तो ये किए थे 1921 में। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 में। एक क्वेश्चन और देखिए पूछा जाता है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। कहता है कि सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है। तो इसको आद्य ऐतिहासिक युग में रखा गया है। इसको आद्य ऐतिहासिक युग में रखा गया है। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनका प्रमुख रूप से व्यवसाय क्या था। देखिए एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछता है सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो देखिए जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ना, उन लोगों का व्यवसाय जो था वो व्यापार था। ठीक है, व्यापार वो लोग करते थे। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो ग्रामीण थे कि शहरी थे। तो ये जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो शहरी थे, ध्यान दीजिएगा। इतना क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। अभी ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ, ये ऑप्शन सही कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921 में हुई थी। बी ऑप्शन सही है। कौन किया था, दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है, दयाराम साहनी को पकड़िए। अब किसी भी ऑप्शन में देखिए दयाराम साहनी नहीं दिया है, केवल ए में दिया है और उसके साथ रखाल दास भी दिया है। तो सीधी सी बात ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है फ्रेंड्स। देखिए RAS और RTS 1998 में पूछा गया है। ये IS का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे ना, वो सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, ये तो लूसेंट में भी पढ़ने को आपको मिल जाएगा। 37 का बी देख लीजिए, सही है। वो नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, कभी कभी डिजिट्स आ जा रहे हैं, मतलब नंबर आ जा रहा है ऑप्शन बोलने पे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि न्यूमिस न्यूमी न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। न्यूमिस्मेटिक्स जो है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करने वाला पॉइंट्स है ये। ठीक है ना। देखिए न्यूमिस्मेटिक्स में ना सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किया जाता है। ये बी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है। ये आप सही कर लीजिएगा। ये ऑप्शन देखिए, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसके ए ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, अनलिमिटेड बार पूछा गया है। चलिए ये टू मच क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो वो जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा।
और देखिए अशोक की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। ठीक है। और ये किसका उत्तराधिकारी था? ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ठीक है। क्योंकि जब बिंदुसार जो था इनके पिता थे अशोक के। ठीक है। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो अशोक ही था जो मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है। देखिए अशोक की माता का क्या नाम था? सुब्रदांगी। और ये मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अशोक के मनसेहरा एवं सहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन सही है। ये ए ऑप्शन सही कर लीजिएगा, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? देखिए इसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो देखिए खरोष्टी लिपि ऐसा था ना जो दाएं से बाएं लिखा जाता था। ठीक है। और हम लोग देखिए जब लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने डी लिखा, फिर तो हम लोग इधर लिखते हैं ना। लेकिन खरोष्टी लिपि में क्या होता था? इधर से इधर लिखा जाता था, दाएं से बाएं। ठीक है ना। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ये डी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो देखिए डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, केवल वासुदेव से। ठीक है ना। ये डी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्र दमन की, अशोक की, राजेंद्र प्रथम की, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है। तो देखिए ये आपका ए ऑप्शन होगा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदामन के अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है ना। रुद्रदामन ये सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का अभिलेख किया गया है? ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ठीक है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन ये सही होगा, बी वाला। इसमें देखिए क्या दे रहा है, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ये ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो देखिए इसमें डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, प्रयाग। कह रहा है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है। ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस नदी में हुआ? तो ये आपका ऑप्शन सही होगा द्वितीय, हाँ चतुर्थ में होना चाहिए। देखिए मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो चतुर्थ सदी ईस्वी होगा। सी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। ये सी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये आपका बी ऑप्शन होगा, चंद्र की स्मृति में है। ठीक है। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो देखिए एरड़ अभिलेख का जो संबंध है ना वो भानुगुप्त से संबंधित है।
ओके, ये लूसेंट में सब दिया है फ्रेंड्स, आप इसको पढ़िएगा। और यदि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यदि आप एक बार देख लेते तो वहाँ पे जाके आप पॉइंट डाउन जरूर कीजिए। ये पॉइंट्स पूछा गया है, केवल इतना पढ़ना है हमको, ठीक है ना। तो एरर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से है। डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, इसको डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके पहले मैं क्वेश्चन कालिदास पे आया था तो बहुत ही बेहतर तरीके से कराया था, लेकिन यहाँ पे उससे हट के क्वेश्चन कहा गया है। कह रहा है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो देखिए जो एहोल एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है, ठीक है। बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, तो बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण, शक, गुप्त, इंडो बैक्टीरियन। तो देखिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ये बी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? ठीक है, तो इसके पहले भी देखिए हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे। वो क्वेश्चन क्या था? उसमें एक था कि निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ठीक है, तो शुद्ध सिक्के और स्वर्ण मुद्रा, देखिए इसमें अंतर है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो सी ऑप्शन सही कीजिएगा, कुषाण शासकों ने चलवाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो देखिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये लूसेंट में पढ़ने को मिल जाएगा कि जो भीमबेटका है ना, वो क्या कह रहा है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई बौद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्णभूमि, स्वर्णद्वीप, यवद्वीप या प्रलय मंडलम, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन इसमें ए सही होगा। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को स्वर्णभूमि के नाम से जानते थे, ये ए ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ओंकार वाट कहाँ स्थित है? ओके, तो देखिए डी ऑप्शन सही होगा। ओंकार वाट जो है आपका कंबोडिया में स्थित है, ये डी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। कह रहा था ओंकार वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री जो थी वो आपका लैटिन भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, इसको बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ध्यान दीजिएगा उसमें पूछा जाता है कि नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है? तो प्लिनी का है, ये भी क्वेश्चन ध्यान रहे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि चचनामा संघ का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए जो चचनामा है ना, ये अरबी भाषा में लिखा गया है। सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ये सी ऑप्शन सही होगा, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपीएससी मतलब आईएएस का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये देखिए आपका मागध का, ठीक है ना, ये मागध आपका आंसर सही होगा। ये डी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, तो डी ऑप्शन सही होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है चीनी यात्री संयुग ने भारत की यात्रा कब की थी? देखिए इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि संयुग जो था ये चीनी यात्री था, ये कब आया था, इसके बारे में एक नोट भी मैं आपको दे चुका हूँ। तो देखिए चीनी यात्री जो था ना,
वो 518 ईस्वी से 522 ईस्वी जो दे रहा है यही सही है, क्योंकि चीनी यात्री संयुक्त जो था वो 518 ईस्वी में भारत आया था। तो ए ऑप्शन इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चीनी यात्री कब भारत आया था? 518 ईस्वी में। ठीक है, उसके आगे ये दे रहा है 518 से 522 तक, तो ये सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना कि महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पुलकेशिन सेकेंड का एहोल अभिलेख में ये सब लिखा गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? रबातक अभिलेख संबंधित है। तो देखिए ये रबातक अभिलेख आपका संबंधित होना चाहिए कनिष्क से, उसी से रिलेटेड है ये। तो सी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। रबातक अभिलेख कनिष्क से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत वर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। अब देखिए हेरोडोटस की बात आई है तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। और प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस था। तो ये दो क्वेश्चन और याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया? तो देखिए ये सही होना चाहिए आपका जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों का उद्वाचित किया था। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, ये डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? अभी देखिए इसके बारे में आपको बताया था, बहुत ही अच्छी तरीके डिटेल में बताया था। खरोष्ठी लिपि होता है ना। सी ऑप्शन सही आपका होगा, खरोष्ठी लिपि। ओके, तो देखिए ये लास्ट है हमारा क्वेश्चन, ये सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था? निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो वो था खरोष्ठी। ये आज आपके लिए टेस्ट है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? डेफिनेटली मैं जानता हूँ सब लोग इसका आंसर करेंगे, और जो भी आंसर कीजिएगा थोड़ा डिटेल में लिखिएगा, उससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार आप लिख देंगे, ज़िंदगी में क्वेश्चन आप भूलेगा नहीं। और जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो उसका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।